अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने बेसिकली सिर्फ 2 टाइप्स के करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है और ये दोनों शेप सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। सबसे पहली वायर है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi a if a is the distance of the point from the wire times sin theta, and this is theta. और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। हम लोग स्टार्ट बिल्कुल बियो सवार्ट्स लॉ से किए थे और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने का तरीका था एल क्रॉस बी के अलॉन्ग या वी क्रॉस बी के अलॉन्ग, सॉरी एल क्रॉस आर के अलॉन्ग या वी क्रॉस आर के अलॉन्ग, ठीक है। लेकिन बियो सवार्ट लॉ को यूज करके हमने इन दोनों शेप्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने का और आसान तरीका निकाला है, और वो है डायरेक्टली राइट हैंड रूल इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करने का मतलब है वायर के अलोंग तुम थंब को रखते हो और फिंगर्स को कर्ल करते हो, ठीक है। तो जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन होती है यानी कि कुछ इस तरह से, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो ये भी रिजल्ट बहुत पॉपुलर है, इसलिए साथ में मैं लिख देता हूँ 2 पाई ए। मैं इंटरचेंजेबली कहीं पर ए लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, इन दोनों का मतलब है वायर के केस में वायर से पॉइंट की डिस्टेंस, और इस लूप के लिए ए या आर जो है ना वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी बॉडी जो है जिसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए लूप की एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की है। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है इफ दिस डिस्टेंस इज से ए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई। तुम्हें याद होगा पहले मैंने बोला डिनोमिनेटर लिख लो, वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3/2 होगा, ठीक है। और ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2, ठीक। और ये एक्सिस के किसी भी जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर ये होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ठीक, डायरेक्शन किधर होगी। तो डायरेक्शन के लिए पहले तो मैं ऐसा कहता था कि तुम इस वायर की किसी एक एलिमेंट को देखो, उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन करो, और इन फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग जैसे इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग कुछ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। पहले पहले ऐसा बोलता था कि एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख करके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर तुम्हें गेस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। सिमेट्री से एक्सिस के अलोंग होगी, लेकिन एक्सिस में इधर होगी या इधर होगी, वो किसी भी एक एलिमेंट को देख करके तुम पता लगा सकते हो। लेकिन लेकिन इसके बाद फाइनली हम सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाने का तरीका, फाइनल मेथड हम लोग फाइनल मेथड लास्ट क्लास में हम लोगों ने, ठीक है, फॉर्म किया था। फाइनल मेथड हमारा ये है कि हम सर्कुलर लूप को यूज करके ना इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का तरीका है कि जिस सेंस में करंट, ठीक है, सर्कुलेट करा उस सेंस में अपने राइट हैंड के
फिंगर्स को कर्ल करो और थंब की डायरेक्शन देखो। ये थंब की डायरेक्शन हो गई। ये इस सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी कि बिहेव करेगा ये साउथ नॉर्थ ऐसे बार मैग्नेट की तरह। और अगर ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से पता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। तो तुम्हें फिर ये जो गिवन पॉइंट है ना, यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। ओके, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि आज की क्लास का क्या टारगेट है। आज की क्लास का टारगेट है कि हम एक और शेप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और वो नेक्स्ट शेप है, ठीक है, करेंट कैरिंग। बिल्कुल बियो-सवार्ट लॉ यूज करेंगे, और करेंट कैरिंग शीट, इनफाइनाइट करेंट कैरिंग शीट। इनफाइनाइट करेंट कैरिंग शीट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक तो ये टारगेट है अभी की क्लास का, और दूसरा मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा कि हमारे पास जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी कैसी होती है, ठीक है। तो शीट की वजह से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी, शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट से जो शीट है, करेंट कैरिंग शीट है, कुछ इस तरह की है। कैसी है? इनफाइनाइट करेंट कैरिंग शीट है, और इस शीट की वजह से हम लोग शीट शीट में करंट पास करा, और ये शीट एक्सटेंड कर दी इंफिनिटी तक, ठीक है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और शीट में करंट पास कर रहा है। तो करंट कैसे पास कर रहा है, तो करंट के बारे में बता दिया गया, वो कुछ इस तरह से करंट पास कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये शीट क्योंकि इनफाइनाइट विड्थ की है, तो इसमें जो टोटल करंट अगर पूछेगा कितना होगा, तो टोटल करंट तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगी, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि करंट बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो टोटल करंट इन्फिनिटी है, तो लेट अस से हम यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वह करंट पर यूनिट लेंथ। इसको थोड़ा समझने के लिए, मतलब ये शीट कैसे, इसका मैं टॉप व्यू थोड़ा साइड में तुम्हें दिखाता हूँ। अगर हम ऐसे ऊपर से देखेंगे ना, तो ये शीट कैसी दिखेगी बता सकते हो? कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। और इसमें करंट करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसमें जो करंट है ना, इसको ऐसा दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है,
कि अगर ऊपर से टॉप व्यू ड्रॉ कर देखेंगे तो करंट कुछ इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर जो मैंने शीट ड्रॉ की है, तुम्हें इमेजिन करना है कि शीट का जो प्लेन है वो बोर्ड के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। एक काम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा भी सोच सकते हैं कि लेटेस्ट से ये जो है ना, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और करंट एज्यूम कर रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये जी एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में करंट कैरिंग इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट रखी गई है और इस करंट कैरिंग शीट के सामने किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे तुम जरा बताओगे, अगर तुमने इस फिगर को अच्छे से समझा है तो मुझे बताओगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस किधर किधर है। पहले बताओ एक्स एक्सिस यहाँ पे किधर है, एक्स एक्सिस, तो इसको पहचान पा रहे हो? हाँ, वेरी गुड। ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और लेटेस्ट से ये ओरिजिन है, और ये, ठीक है, ये जो है ना, इसको मैं ऐसे लेता हूँ, ये जी एक्सिस है, वेरी गुड, ये एक्स है, और वाई किधर है, वाई बाहर की तरफ है, यहाँ पे वाई की डायरेक्शन जो है ना वो परपेंडिक आउटसाइड नॉर्मल की तरफ होगी, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमें शीट के सामने किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनफाइनाइट शीट की वजह से। अब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट तो इंफिनिटी होगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट से यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं के डिनोट्स, ठीक है, या कोई और टर्म लेते हैं, ये एक्चुअली ये कापा है, इसका ये ग्रीक लेटर है, इसको या चलो के ही बोल देते हैं, क्या फर्क, के एम्पेयर पर मीटर, के रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिट लेंथ में, ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, क्योंकि क्योंकि ये शीट तो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है, टोटल करंट तो नहीं बता सकते, लेकिन इसकी यूनिट लेंथ से कितना करंट पास कर रहा है, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ से कितना करंट पास कर रहा है, ये के एम्पेयर के इक्वल है, ठीक है, ठीक है। ये इनफाइनाइट शीट है और इनफाइनाइट शीट के लिए तुम्हें एक ही चीज बताई गई है कि इस शीट से जो करंट है वो यूनिट मीटर के लिए के एम्पेयर पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ से के एम्पेयर, ठीक है, के एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। तो अब पूछा गया है कि इस शीट के सामने किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, किधर की तरफ होगी। और ये शीट का एग्जांपल कोई ऐसा वैसा एग्जांपल नहीं, इसमें तुम्हारी पहले की बहुत सारी जो चीजें हैं वो टेस्ट होने वाली हैं। शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुमने बहुत सारे नोशंस अपने दिमाग में बनाए होंगे, और वो सारे यहाँ पर टेस्ट होंगे, और उसमें से कुछ प्रेजुडिसेस भी ब्रेक होंगे तुम्हारे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए, ब्यू सवार्ट लॉ से कैलकुलेट करने का मतलब है ऑब्वियसली इस शीट को हम बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और हर एक एलिमेंट बिहेव करेगा इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की तरह, ठीक है। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो हम अगर इस शीट को बहुत सारे इनफाइनाइट वायर्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक शीट की वैसे ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। ये तो हो गई स्ट्रैटेजी। अब मेरा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस यूज करना है, कोई बियो-सावर्ट लॉ या इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट यूज नहीं करना है। थोड़ा तुम गेस करो और थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या लगता है। सबसे पहला पॉइंट, इसके सामने जो मैग्नेटिक इसके सामने किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, कि मैग्नीट्यूड, वो क्या लगता है, क्या वो शीट से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा? ये P1 है और ये P2, इन दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, सेम आर्ग्यूमेंट है। थोड़ा थोड़ा और सोचो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या इनफाइनाइट शीट से डिस्टेंस पर डिपेंड करनी चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट शीट है, मुझे समझ में नहीं आया तुम लोग यस क्यों कह रहे हो। मतलब अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो तुम्हें इसके पास यहाँ पर रहो, यहाँ पर रहो, अपने सामने तुम्हें ये जो शीट है ना वो एक ही जैसी दिखेगी, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती हुई। कि तुम्हें इनफैक्ट डिस्टेंस भी पता नहीं चलेगा कि मैं कितनी दूर हूँ, तुम्हें लगेगा कि जैसे इतना पहले था अभी भी उतना ही। मतलब तुम्हारे लिए शीट एक ही जैसी होगी, ठीक है। तो तुम लॉजिक से कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीका था। एक तो हम ऐसे पैरेलल शीट्स ले लेते थे, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का तरीका क्या था, और एक तरीका बाद में बताया था कि अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर कोई स्फेरिकल कैविटी बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें भी इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैविटी के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म होगी, लेकिन कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। उसकी डायरेक्शन ना इस इन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के अलोंग होगी, ठीक। ये दो तरीका था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। तो कई बार ऑब्वियसली तुम इससे पहले फोर्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, तो हमें कई बार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की भी जरूरत है। इनफाइनाइट शीट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हम सोचते हैं क्या इनफाइनाइट शीट भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली करेगा। इनफाइनाइट शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास हर जगह पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। हम गेस कर रहे हैं, अभी मैथमेटिक्स हमें आंसर बता देगी कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम लॉजिक से गेस कर सकते हो कि यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करनी चाहिए। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम अभी मैथमेटिकली हर एक एलिमेंट की वजह से ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं गेस करने को कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। ओके 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 ओके, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग तुम बोलो, ओके। बाकी लोगों को क्या लगता है? ठीक है, जितने लोग भी अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोल रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो इनको ये स्ट्रेट वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐड करके बता रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है नहीं पता है, ठीक, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? बिल्कुल लॉजिक से, सिमेट्री से, क्या इस पॉइंट पर, एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, हम गेस कर सकते हैं। बताओ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? ठीक है, फिर से तुम्हें याद दिलाता हूँ, ये हमारा शीट है, ठीक है।
मैंने बोला था तुम अपने जिस भी कमरे में बैठे हो उसके सामने की किसी एक दीवार को की तरफ देखो और इमेजिन करो ये दीवार बिल्कुल इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है। अब तुम इस दीवार के सामने खड़े हो, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया था उस दीवार के सामने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। वो हम कूलॉम्स लॉ यूज करके तो गेस कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक से भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बायस डायरेक्शन है, इधर नहीं होगी, ये बायस डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था अनबायस डायरेक्शन सिर्फ एक ही है। हालांकि वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था और वहां पे बस इतना ही बोल करके मैं आगे चल दिया था। लेकिन अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस पी पॉइंट पे अनबायस डायरेक्शन सिर्फ एक ही नहीं है, ठीक है। या अनबायस डायरेक्शन का मतलब होगा, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, ये तो रेडियल डायरेक्शन, ये तो अनबायस है। लेकिन इसके जो पैरेलल ये वाली जो डायरेक्शंस है ना, ये भी अनबायस डायरेक्शंस है, ठीक है। इसके मतलब इसके अलोंग जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शंस भी वैसे ही अनबायस्ड है जैसे ये दोनों अनबायस्ड है, ठीक है। हम डायरेक्टली गेस करके नहीं कह सकते कि यही वाली डायरेक्शन होनी चाहिए थी, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैसे बाकी दो डायरेक्शंस को रूल आउट करते हैं, हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं और वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर की होंगी। तो ऐसा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो सकती। या हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये जो शीट है ना, इसके लिए ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन भी अनबायस्ड है और ये डायरेक्शन भी अनबायस्ड। हाँ, ये एंगल पे क्यों होगी इसके लिए तुम बोल सकते हो ये वाला पार्ट ज्यादा बायस्ड है क्या, ये वाला पार्ट ज्यादा बायस्ड है क्या। लेकिन आ, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ठीक है, ये अनबायस्ड है। इन इस डायरेक्शन में भी नेट मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। और यहाँ क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आ, यहाँ पे जी एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हम रूल आउट ऐसा बोल करके करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के अलोंग होती है तो इसका मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर की है, जो कि पॉसिबल, जो कि अलाउड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर नेचर की होती है, तो सर्कुलर होने के लिए, ठीक है, उसको टेंजेंशियल कुछ ऐसे ही होना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे एनीवे अब हम चेक करते हैं प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। ये सिमेट्री वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये बहुत एक बार में कॉम्प्रिहेंड करना हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो तुम फिर घर पर जाकर के सोचना कि ट्रू सेंस में अगर मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, कूलॉम्स लॉ नहीं पता है, बियोट लॉ नहीं पता है, ये नहीं पता है कि तुम्हें पता नहीं कि करंट कैरिंग एलिमेंट जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर बनाता है, रेडियल भी बना सकता है, ऐसे अगर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, सिमेट्री से तुम्हारा आंसर क्या होगा थोड़ा गेस करना। ठीक, उसमें उसमें सिर्फ एक ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों एक ही तरह के कैंडिडेट्स हैं मैग्नेटिक, मतलब इन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, वो रेडियल वाली होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का नेचर सर्कुलर होता है। ओके, ठीक, अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे और लेटेस्ट से हम ठीक है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, ये छोटा सा ऐसे डीएल विड्थ का, डीएल नहीं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स विड्थ का एक एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं और ये जो एलिमेंट हमें टॉप व्यू में मतलब बहुत ही छोटी सी थिकनेस का एक एलिमेंट दिख रहा है, ये एक्चुअली इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। इस वायर को अगर यहाँ पर देखोगे ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा, कहाँ गया ये एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स वेट का जो वायर है, वो एक्चुअली ये इस वायर की बात कर रहे हैं,
ठीक, इस वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। x डिस्टेंस पर dx विड्थ का हम एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर इमेजिन करने जा रहे हैं, और इस वायर की वजह से, ठीक है, हमें z एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉइंट कहाँ पर है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये z है। सबसे पहले ठीक इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट हैंड रूल से सर्कुलर, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ये वाला एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इस गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आर के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये होगी, एक्स जी प्लेन, गुड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इसको थोड़ा अगर यहाँ पे तुम इमेजिन कर पाए तो ये डायरेक्शन कहाँ पर ये समझ में आ रहा है, ये वायर है, ठीक है। और इसके लिए एक्स जी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना कुछ ऐसे प्रोड्यूस होंगी, ठीक, इसको अगर तुम इमेजिन कर पा दो, ठीक है, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना वो कुछ एक्स प्लेन में कुछ ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इस एलिमेंट में जो करंट पास करेगा दैट विल बी के dx अपॉन, ये म्यू नॉट आई है, ठीक है। अरे यूनिट लेंथ में इसको चलो पहले मैं डी आई लिख देता हूँ अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो। इस एलिमेंट में जो करंट पास करे उसको डी आई लिख रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस विल बी ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको बताओ, ये डिस्टेंस होगी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये अलग अलग एलिमेंट लेने से x वैरी करेगा, यहाँ पे हमारा x वेरिएबल है, z वेरिएबल नहीं है, ठीक है, अंडर रूट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इसको सिंगल वेरिएबल में पहले हम चेंज कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल सी छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको k लिख देता हूँ, एंड दिस विल बी dx अपॉन, मैं कॉन्स्टेंट्स को एक काम करता हूँ इंटेंशनली, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बोलेंगे हर एक एलिमेंट जो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कंसीडर करेंगे इनफाइनाइट शीट पर, बिल्कुल वैसा ही एलिमेंट, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर राइट हैंड से लोगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर की तरफ होगी। तो तुम देख सकते हो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का जो एक जी कंपोनेंट है ना वो कैंसिल होगा और सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि शीट में, क्योंकि ये शीट इनफाइनाइट है, तो कोई भी एलिमेंट हम इमेजिन करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में वैसा ही एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जी कंपोनेंट हमेशा कैंसिल होगा और एक्स कंपोनेंट ही फाइनली बचेगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, ठीक है। तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का मतलब है हर एक एलिमेंट के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करने का मतलब ये एंगल हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेटेस्ट से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है,
विल बी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ठीक है, एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, और एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, इंटीग्रल dB cos थीटा, और dB की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। ये वैल्यू आ रही है म्यू नॉट, इसको लिख रहा हूँ म्यू नॉट के dx अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, रेस्ट पर हाफ मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम इस राइट ट्रायंगल से कैलकुलेट करेंगे, और ये वैल्यू होगी जी अपॉन, ठीक है, ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी यही एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, ठीक है, और ये वैल्यू होगी म्यू नॉट के जी पर जी रख देते हैं। ये जी का मतलब है शीट से डिस्टेंस, तो जी का टर्म तो आ रहा है, लेकिन देखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन में हमने गेस किया है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जी पर नहीं डिपेंड करेगी। चेक करते हैं ऐसा ही होता है या नहीं। डिनोमिनेटर में क्या है, जी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको तुम प्रॉपरली, ठीक है, लिमिट्स पुट करो, और लिमिट्स पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है इंटीग्रल नहीं, ये 3/2 कैसे आएगा, 2 पाई आर, हमें ये डिस्टेंस लिखनी थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आर का मतलब करंट कैरिंग वायर से पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा, ठीक है। और एक अंडर रूट यहाँ पर पहले से था डिस्टेंस वाला, और फिर कॉस थीटा में भी एक अंडर रूट आएगा, ठीक, ठीक है, ये एंगल से ही लिखा है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। तो कॉस थीटा वाला, कॉस थीटा वाले में भी एक टर्म ये आएगा। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो है म्यू नॉट के जी टाइम्स क्या आ रहा है, म्यू नॉट के सी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कि इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारी फाइनल वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। इसको इंटीग्रेट कर लोगे तुम लोग, इंटीग्रेट कर लोगे, तो उसके लिए एक इंटीग्रल का, एक और इंटीग्रेशन का एक छोटा सा रिजल्ट चाहिए, और वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। ये वैल्यू होती है tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट ए जी अपॉन 2 पाई, और ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स जी अपॉन, अच्छा नहीं, इसमें 1/a भी आता है, सॉरी 1/a भी आता है, तो यहाँ पे 1/z यहाँ पे रहेगा, और tan इनवर्स x अपॉन जी, ठीक है। और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो लिमिट्स हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और ये कितना आएगा, जरा इसको चेक करो, जी कैंसिल हो गया 2 पाई, और tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा 90 डिग्री, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होगा -90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू आएगी म्यू नॉट के अपॉन 2 के,
इनफाइनाइट शीट की वजह से, ये इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियल डायरेक्शन में होती है। इसमें चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट इनफाइनाइट शीट की वजह से भी आ रहा है। यहाँ पे सिग्मा का जो रोल है ना चार्ज पर यूनिट एरिया, उसका रोल यहाँ पे ये करंट पर यूनिट लेंथ प्ले कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे ऐसे यूं होती है, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आता है, वो आता है म्यू नॉट, क्योंकि म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन म्यू हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, जैसे यहाँ एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है, ठीक है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट न्यूमरेटर में रहता है। उसके अलावा के अपॉन 2, जैसे सिग्मा अपॉन 2 था वैसे यहाँ पे के अपॉन 2। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक और बॉडी है जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो इनफाइनाइट शीट को भी यूज करके तुम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट के बाई 2 इधर और म्यू नॉट के बाई 2 इधर। अगर अगर करंट, ठीक है, बाहर की तरफ है, अगर करंट इस तरह से है तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यूज होंगी। कि तुम देख सकते हो कि जैसे अगर एक वायर है ना तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है, लेकिन इस तरह के जब वायर्स ऐड करते जाएंगे तो इनकी जो फील्ड्स है ना, इनकी फील्ड्स कुछ ऐसे होते जाएंगे और पास लाएंगे वायर्स को तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। फिर कल की क्लास, क्योंकि थर्सडे है तो कल ऑफ है इवनिंग बैच का, तो कल की क्लास है 6 बजे से 7:30। ठीक है, ये कल ये टाइम मिला है मुझे, इसमें हम कवर कर सकते हैं। कल शाम की क्लास है तुम लोगों की, थर्सडे को ऑफ होता है ना तुम्हारा? अरे यार, आज ऑफ था क्या? तो बताया क्यों नहीं, आज हमें लेना था ना। फिर अब क्या करें? 6:40 से रख सकते हैं। अभी जितने लोग प्रेजेंट हो इनमें से कोई ऐसा है जो कि 6:40 से अटेंड नहीं कर सकता है? ठीक है, तो 6:40 से 7:40 या 8 बजे तक। ठीक, कल थोड़ी लंबी क्लास रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ।